देखो एब्सोल्यूट प्रेशर होता क्या है। हमारे पास एक बॉल है ये, और उसके अंदर कुछ प्रेशर है। सपोज दैट 1 एटमॉस्फेयर इसके अंदर प्रेशर है और 1 एटमॉस्फेयर ही बाहर से है। तो ये बॉल, ये जो फुटबॉल है, ना तो दबेगी और ना ही फूलेगी। क्यों? क्योंकि अंदर भी उतना ही प्रेशर और बाहर भी उतना ही प्रेशर। अब हम इसका प्रेशर को मेजर करना चाहते हैं कि इसके अंदर कितना प्रेशर है, या हमने इसके अंदर हवा डाल दी। अगर इसके अंदर हमने हवा डाल दी, इसका मतलब क्या होगा कि इसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अभी फिलहाल कितना है 1 एटमॉस्फेयर, हमने बाहर से और हवा डाल दी इसमें एटमॉस्फेयर ज्यादा कर दिया, प्रेशर ज्यादा कर दिया। तो इसमें हमने यहाँ से ये पंचर किया और इसके अंदर ये प्रेशर डाल दिया, अंदर हवा भर दी। अब हम उसको मेजर करना चाहते हैं, तो देखो कैसे मेजर करेंगे। तो हमारे पास एक गेज होता है, गेज। उस गेज की हेल्प से करते हैं। हम जानते हैं कि मरकरी कॉलम एक पर्टिकुलर हाइट तक उठता है। 1 एटमॉस्फेयर पर कितनी हाइट तक उठेगा वो 76 सेंटीमीटर तक उठेगा। तो हमारे पास एक ऐसा ही गेज रहता है। ये गेज है हमारे पास इस तरीके का, इसमें मरकरी हमने भर रखी है या कोई और फ्लूइड भर रखा है। तो ये फ्लूइड, इसका जो लेवल रहता है वो बराबर बराबर रहता है। ये यहाँ पे जो फ्लूइड है दोनों का लेवल कैसा है, देखो बराबर है। अगर इधर से प्रेशर आया तो ये लेवल कितना होगा, इसलिए इस लेवल की ऊंचाई बढ़ जाएगी, ये लेवल बढ़ जाएगा। ये इसको बोलते हैं गेज। इस गेज को हम उठा करके लाए और इस गेज को उठा करके ला करके हमने इस पे लगा दिया यहाँ पे। जैसे कि मोटरसाइकिल के ट्यूब नहीं होती, उसमें बारकोडी जो रहती है उस पे लगा देते हैं तो तुरंत उसमें प्रेशर दिखता है, वो मशीन रहती है। सेम इसी तरीके से हमने इस गेज को ला करके यहाँ पे लगा दिया। तो फिर देखो क्या हुआ। सर सिलेंडर में भी गैस जो भरते हैं वो देख के तो भरते हैं लिक्विड से। हाँ तो ये जो लिक्विड था, ये लिक्विड ऊपर चला गया, ये यहाँ चला गया। अब इसका लेवल देखो ज्यादा आ गया। इसका प्रेशर ज्यादा आ गया। ये किस बात का इंडिकेशन है? इसकी हाइट का ऊपर जाना किस बात का इंडिकेशन है? इस बात का इंडिकेशन है कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा है और उस प्रेशर ने इस कॉलम को ऊपर उठा दिया। ये जो फ्लूइड का कॉलम है इसको ऊपर उठा दिया। तो इसके अंदर पहले कितना प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर। हमने इसके अंदर प्रेशर डाल दिया और प्रेशर डाल करके फिर हम उसको चेक कर रहे हैं। तो जब हमने चेक किया तो ये मरकरी लेवल, ये जो कॉलम थी ये ऊपर चली गई। तो इसमें दो प्रेशर हुए। नंबर 1 बंद है या फिर खुली हुई है ऊपर से? ये ऊपर से बंद कर दो इसे, ठीक। तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसमें दो प्रेशर थे। एक प्रेशर तो ऑलरेडी था जिसको हम कह रहे थे एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो इसमें एक तो पी नोट था और दूसरा आपने डाला एक्स्ट्रा प्रेशर प्लस एक्स्ट्रा प्रेशर आया इसमें पी, ठीक। अब ये प्रेशर कितना आया तो इस प्रेशर को हम मेजर कर लेते हैं, क्योंकि पहले ये लेवल यहां तक था और ये लेवल यहां तक आ गया। तो इतना एक्स्ट्रा आया है, इतना ये एक्स्ट्रा आया, ये कॉलम एक्स्ट्रा आया। इस प्रेशर को कहेंगे हम एक्स्ट्रा प्रेशर और इसी एक्स्ट्रा प्रेशर का नाम दे दिया जाता है गेज प्रेशर। क्या नाम दे दिया जाता है इसका? गेज प्रेशर। क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्रेशर गेज लगाने से हमें मिला है, इसलिए हम इस प्रेशर को क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर का मतलब क्या होता है? गेज प्रेशर का मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर। जैसे कि हम अपनी मोटरसाइकिल लेकर के गए और कि उसमें कहा जाकर के कि इसमें 1 एटमॉस्फेयर डाल दो, इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कर दो। तो उसने चेक लगा करके करा गेज, तो उसने कहा कि इसमें तो 1 एटमॉस्फेयर ऑलरेडी है। तो इसका मतलब ये नहीं है हम उससे कह रहे हैं कि 1 एटमॉस्फेयर डाल दो, इसका मतलब ये है कि आप इसमें 1 एटमॉस्फेयर एक्स्ट्रा डाल दो। हम गेज प्रेशर की बात कर रहे हैं, उसमें 1 एटमॉस्फेयर एक्स्ट्रा और डाल दो, ये होता है गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर किसके इक्वल होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो उसके अंदर ऑलरेडी है प्लस जो आपने डाला एक्स्ट्रा। और इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या कहेंगे आप? गेज प्रेशर। इसकी
वैल्यू निकाली यहाँ से, तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना आएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसी को क्या कहेंगे हम, इसी को हम कहेंगे गेज प्रेशर। ठीक है, गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गेज प्रेशर की आप डिफाइन कर सकते हैं, द गेज प्रेशर इज द डिफरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम गेज प्रेशर कहते हैं। एक न्यूमेरिकल है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम अपने आप करना। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट हाइट ऑफ एयर कोलम। किसकी हाइट निकालनी है, एयर कोलम। एयर पर कितना प्रेशर होता है, एयर कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर अगर हम पर प्रेशर लगानी है तो एयर का कॉलम कितना बनेगा, जैसे कि हमने मरकरी का कॉलम निकाला, मरकरी का कॉलम 1 एटमॉस्फेयर पर कितना आता है, 76 सेंटीमीटर आता है। तो इसी तरह से एयर का कॉलम कितना बनेगा, मरकरी का तो 76 का आ रहा है, तो एयर का कितना आएगा। मैंने वाटर का भी निकलवाया था, वाटर का अप्रोक्सीमेट कितना आया था, 10 मीटर, अप्रोक्सीमेट 35 फीट। कॉलम का इसका निकाल दिया एयर का। इसका मतलब एयर कहाँ तक प्रेजेंट है, तो एयर का कॉलम निकालने का मतलब क्या कि एयर कहाँ तक ऊपर है। तो ये देखो कि कैसे निकालोगे आप, तो इसको सिंपल ऐसे करना, वी नो दैट 1 एटमॉस्फेयर कितना होगा, h रो जी, किस क्या निकालना है, ये h इक्वल टू 1 atm अपॉन रो जी। ये रो किसका, एयर का, क्योंकि एयर की जी कैलकुलेशन हो रही है। वैल्यू पुट कर दीजिए 1.013 into 10 की पावर 5। रो कितना होता है, 1.23 10 की पावर सॉरी जी की वैल्यू 9.8। अब इसको कैलकुलेट करो, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये आ जाएगा 8000 मीटर, मींस 8 किलोमीटर। तो एयर का वॉल्यूम कितना आया, 8 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एयर जो प्रेजेंट है वो 8 किलोमीटर तक प्रेजेंट है। अगर हम ऊपर तक जाएंगे तो 8 किलोमीटर तक हमें एयर मिलेगी। एयर का वॉल्यूम कितना होता है, सर कॉलम कैसे निकालते हैं, जब कोई चीज पे प्रेशर लगानी है तो ऊपर पहुंच जाए इस करके निकालते हैं। तो फिर एयर पे भी प्रेशर लगता है, वो एयर पे भी प्रेशर लगेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगी प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। सुनो, जैसे एक बात और ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज होती चली जाती है, एयर की डेंसिटी डिक्रीज होती चली जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला एटमॉस्फेयर की जो वैल्यू निकालते हैं हम इसी से जो निकालते हैं h रो g। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो रो भी डिक्रीज होगा एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। तो ये दो फैक्टर डिक्रीज होंगे, हालांकि हमारी हाइट बढ़ेगी, लेकिन ये दो चीज डिक्रीज होने की वजह से ये एटमॉस्फेयर की जो वैल्यू होगी, जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। नंबर 1, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एक तो ग्रेविटी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान रखना बस आपको। और डेप्थ में जाएंगे, नीचे जाएंगे, समुद्र में जाएंगे, फ्लूइड हम पे ज्यादा प्रेशर लगाएगा। ठीक, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और समुद्र में नीचे जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। फोर्स, बॉयंसी एंड बॉयंट फोर्स। क्या होता है ये बॉयंट फोर्स, जब हम किसी मटेरियल को, किसी भी सॉलिड्स को लिक्विड के अंदर डिप करते हैं, इमर्स करते हैं, डुबाते हैं, तो होता क्या है, वो सॉलिड उसके अंदर डूब जाता है, डूब तो गया, लेकिन उधर से फिर लिक्विड आता है उसे बाहर निकालने के लिए। जैसे कि एक बैलून लो और उस बैलून को आप अपने टब में डालो, तो जब उसमें टब में डालोगे तो उसे दबाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये बैलून तो ऊपर की तरफ आ रहा है। ऊपर की तरफ क्यों आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगा। अब फोर्स कौन लगा रहा है, फ्लूइड में, क्योंकि आपने फ्लूइड में डाला है उसको, बैलून को आपने वाटर में डाला है, तो इसलिए वाटर उस पर फोर्स लगाता है। दैट फोर्स इज नोन एज बॉयंट फोर्स। इधर देखो, ये मान लीजिए हमारे पास एक टब है, ये एक टब है, और इस टब में हमने वाटर डाला। अब हमने ऊपर से इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट इसमें अंदर गिराएंगे तो ये फ्लूइड उस पर फोर्स लगाएगा। दैट फोर्स इज नोन एज बॉयंट फोर्स। ये हमारे पास एक मशीन है, और इस मशीन में कांटा मान लीजिए ये कांटा है,
जो कि इस सॉलिड का वेट बता रहा है, ये वेट बता रहा है कि इसका वेट कितना है। यहाँ पे सुई लगी रहेगी, ये बताएगा कि इसमें कुछ ना कुछ वेट है। अब जैसे ही हमने इसको इसके अंदर डाला, इसको मशीन इस वेट इस सॉलिड को इसके अंदर डाला, तो इसके अंदर डालने से देखो होता क्या है। ये हमने इसको नीचे लेकर चले गए और ये नीचे लेकर के चले गए और हमने इसे इतना डुबा दिया। ये डुबाने से इतना पानी ऊपर उठ गया, या मान लीजिए अगर टब ये भरा हुआ था, यहाँ तक भरा हुआ था ये, अगर ये टब भरा हुआ था तो ये फ्लूइड इसमें से बाहर निकल करके आ जाएगा और यहाँ हमने टब लगा दिया ये दूसरा, और ये फ्लूइड इसमें निकल जाएगा, ये भर जाए, इसमें से पानी निकल कम हो जाएगा, ये पानी कम हो गया और पानी निकल के कहाँ चला गया, ये बाहर चला गया पानी, ठीक है, इसमें आ गया। और हम देख रहे हैं कि पहले इस पे इंडिकेशन आ रहा था जब हमने इस सॉलिड को फ्लूइड के अंदर नहीं डाला था, तो ये इंडिकेट कर रहा था कि इसमें जो वेट है वो 5 kg है। कितना वेट इंडिकेट कर रहा था स्टार्टिंग में, 5 kg। और जब हमने इसमें इसे डाल दिया फ्लूइड में, तो फ्लूइड ने क्या करा, इसका फोर्स लगाना कर दिया, इसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया ऊपर की तरफ, और उस फोर्स को क्या कह रहे हैं हम, पॉइंट फोर्स, ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है वो पॉइंट फोर्स, ठीक। और इस पे लिखा हुआ आने लगा 2 kg, 3 kg कहाँ चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ नीचे से 3 kg का सपोर्ट हो रहा है, नीचे से कितना सपोर्ट हो रहा है, 3 kg का सपोर्ट हो रहा है, तो ये सुई में वेट कम दिखाने लग जाएगा। अच्छा ठीक है, अब हमने क्या करा, जो हमारा पानी डिस्प्लेस हुआ, जो पानी हमारा डिस्प्लेस हुआ उसका वेट देखा हमने, इसे चेक करा कि इसका वेट कितना बनता है, तो हमने इसका वेट जो चेक करा ये बिल्कुल एग्जैक्ट 3 kg आया, ये 3 kg आया। अब हम इस बात कह रहे हैं कि हमने इसके अंदर फ्लूइड में ये सॉलिड को नीचे गिराया और इधर से पॉइंट फोर्स लगा और ये पानी डिस्प्लेस होकर के उधर चला गया। अब ये जो डिस्प्लेस वाटर है, ये डिस्प्लेस वाटर किसके इक्वल है, तो ये आंसर है इस फोर्स के इक्वल है, इस फोर्स के इक्वल है। तो यहाँ से ये प्रिंसिपल हो गया, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हो गया कि व्हेन ए बॉडी और सॉलिड इज इमर्स्ड इन ए सॉलिड्स, sorry, when a solid is immersed on a fluids, then a force is work. अब वो वर्क किस डायरेक्शन में कर रहा है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, और this force is equal to the displaced water, weight of the displaced water. The point force is equal to the displaced water. ये दोनों बराबर होते हैं। आगे की बात समझ, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। Suppose that we have solids and this solid is immersed in these fluids. Here two force act on this solid. Number 1, इधर से फोर्स लग रहा है इस पे, ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये इसका ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, ग्रेविटी का फोर्स W बराबर mg। तो ये फोर्स की वैल्यू रखी मैंने F1, इस फोर्स की वैल्यू रखी मैंने कितनी, F1, जो ये फोर्स इसको नीचे की तरफ ले जाना चाहता है। बट अनदर फोर्स व्हिच इज कॉल्ड बॉइंग फोर्स इसको ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में इसे ऊपर ले जाना चाहता है। इस फोर्स की वैल्यू मैंने रखी F2। तो इस बॉडी पर टोटल फोर्स कितने वर्क कर रहे हैं, 2। नंबर 1 डाउनवर्ड, नंबर 1 अपवर्ड। अपवर्ड फोर्स बॉइंग फोर्स एंड F1 डाउनवर्ड फोर्स व्हिच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका कुछ ना कुछ एरिया रहेगा, यहाँ पर सामने वाले फ्लैट का, सामने वाले फेसेस का कुछ ना कुछ एरिया है। सपोज दैट इसका एरिया हमारे पास A1 है और इधर का जो एरिया है सपोज दैट वो एरिया हमारे पास कितना है, A2 है। तो नेट और इसकी लेंथ हमने मान ली, इसकी जो लेंथ है ये और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, L। अब बॉटम की बात करते हैं हम। बॉटम फ्लूइड से कितनी हाइट पर है, कितना गहराई पर है, कितनी डेप्थ है इसकी, तो इसको कहा हमने H2। ये हाइट मान ली हमने H2 और ये हाइट कितनी है इसके टॉप की, तो टॉप को लिखा हमने H1। तो टॉप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, द डेप्थ ऑफ द टॉप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस इज H1 and the depth of the bottom from
ये दो फोर्स हो गए, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि नेट प्रेशर कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, हम उसको निकालना चाहते हैं। और वो नेट फोर्स किसके इक्वल आने वाला है, वो नेट फोर्स आएगा निकल करके डिस्प्लेस वाटर, डिस्प्लेस वाटर, वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर, वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर, वो इसके इक्वल आएगा। 1 इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। इस वाले टॉप पर दो प्रेशर काम कर रहे हैं, नंबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नंबर 2 ड्यू टू द लिक्विड कॉलम्स। और ड्यू टू द लिक्विड कॉलम्स प्रेशर कितना होता है, h rho g, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, p rho। हाँ, तो दो प्रेशर है यहाँ पर, तो इसको हमें कितने कितने टुकड़ों में लिखना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, दो में। नंबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर p नॉट और प्लस ड्यू टू द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, कितनी हाइट है इसकी यहाँ से यहाँ तक, h1, तो कितना लिखेंगे h1 rho g, h1 rho g, h1 rho g। और बाहर कौन है, ये एक। सिमिलरली f2 की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो कितना आ जाएगा p2 मल्टीप्लाई बाय 8। और इस पे भी कितने फोर्स वर्क कर, कितने प्रेशर वर्क कर रहे हैं, दो। नंबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नंबर 2 ड्यू टू द हाइट लिक्विड, हाइट ऑफ द लिक्विड। तो इसे कैसे लिखेंगे, p नॉट प्लस h2 rho मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय 8। नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स कितना, देखो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है, बिकॉज थोड़ा सा आगे तो बिकॉज h2 इज ग्रेटर देन h1, h2 की वैल्यू जो है वो h1 से ग्रेटर है। अगर h2 की वैल्यू ज्यादा है तो h2 कौन से में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, f2 की वैल्यू ज्यादा है। सो हम लिख सकते हैं f2 इज ग्रेटर देन f1, तो f2 की वैल्यू ज्यादा होगी, तो हम किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, f2 में से f1। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट फोर्स, नेट f इक्वल टू f2 माइनस f1, वैल्यू पुट कीजिए वहां से ऊपर से f1 f2 की है p नॉट प्लस h2 rho g, और ये कॉमन आ जाएगा माइनस p नॉट प्लस h2 rho g, ये a कॉमन है, ये a कॉमन हो गया। अब इसको आप ओपन करोगे तो ये ओपन करने के लिए कैंसिल हो जाएगा, वो और ये आपके पास बचेगा, इसमें कॉमन मिल रहा है, रोजी कॉमन ले ली जाए, रोजी कॉमन ले लिया तो आपके पास बचेगा h2 माइनस h1। ये क्या है, h2 माइनस h1, ए हो रहा यहाँ पे, ये यहाँ लिख देंगे h2 माइनस h1। ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये हाइट h1 है, सॉरी h2 है, यहाँ से यहाँ तक h2 और यहाँ से यहाँ तक h1, तो इसमें से ये निकालने के लिए ये बचेगा। और इसकी लेंथ कितनी मान करके आएगा l, तो इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, इसके प्लेस पे आ जाएगा रो जी एल, रो जी एल मल्टीप्लाई बाय ए, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ और एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्या बना वॉल्यूम, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी वॉल्यूम, तो ये आ गया आपका रो जी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो प्रेशर नेट फोर्स कितना आया, नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स इक्वल टू रो जी वॉल्यूम। ठीक, अब चलो इस पे ध्यान दो, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम क्या होता है, मास, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम होता है मास। तो F इक्वल टू कितना आ गया मास, और ये किस मल्टीप्लाई बाय g, और ये क्या है वेट, किसका वेट, फ्लूइड का वेट, तो F इक्वल टू वेट, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल